अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है? मेरी आवाज आ रही है? बड़ी मेहरबानी। स्क्रीन नजर आ रही है? इंतजामी मुश्किलात? शुक्रिया बेटे, शुक्रिया, थैंक थैंक यू। मुताला पाकिस्तान का दूसरा चैप्टर इंतजामी मुश्किलात। क़याम पाकिस्तान के वक्त कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। मरकजी दफातर के लिए गवर्नर हाउस और सेक्रेटेरिएट की इमारतें खाली कराई गई, मगर गुंजाइश कम थी। इससे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आर्जी दफातर कायम किए गए, हत्ता कि वजीर भी बुनियादी दफ्तरी सहूलतों से महरूम थे। नज़्म नस्क का ये ढांचा इसलिए तबाह हाल था कि माहिर और तजर्बाकार अमला मौजूद ना था। सिविल सर्विस की कुल 81 मुसलमान अफसर पाकिस्तान के हिस्से में आए, जिनमें से ज्यादातर को आला ओहदों का कोई तजर्बा ना था। बेटा जी, एक है तालीम हासिल करना, एक है तालीम के बाद उसके मुताबिक अमल करना। मसलन डॉक्टर बनने के लिए MBBS कोर्स 5 साल का FSC के बाद पढ़ना पड़ता है, लेकिन MBBS पढ़ने के बाद उस वक्त तक अमली तौर प्रैक्टिकल तौर पर वो बंदा डॉक्टर नहीं बनता जब तक हाउस जॉब ना करे। सो इट्स मीन हाउस जॉब जो है वही उसका असल एक्सपीरियंस है, उसका असल प्रैक्टिकल है, और फिर उसको अंदाजा होता है कि मैंने वाकई जो कुछ पढ़ा है उसके मुताबिक मैं काम कर सकता हूं। और जब वो हाउस जॉब कर लेता है 2 साल या 3 साल, फिर उसको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती, क्योंकि जॉब के लिए एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस जो है वही हाउस जॉब ही के जरिए। तो ये है तजर्बा। मरकजी हुकूमत का रिकॉर्ड और साजो सामान इसलिए कराची न पहुंच सका कि हिंदुओं और सिख फसादियों ने रेल की वो पटरियां ही उखाड़ दी जिन पर चलकर रेलगाड़ी ने पाकिस्तान पहुंचना था। भारतीय फिजाई कंपनियों ने मुसलमानों को जहाज किराए पर देने से इनकार कर दिया। जो सरकारी मुलाजिमीन किसी तरह पाकिस्तान पहुंच चुके थे उनके लिए रिहाइश का कोई बंदोबस्त ना था, मगर इन लोगों ने हिम्मत न हारी और अपनी तमाम तर इंतजामी सलाहियतें कौम के लिए वक्त कर दी और पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा कर दिया। सलमान खान जी बेटे जल्दी पहुंचे। आगे है मुआशी मुश्किलात, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को कई मुआशी मसाइल का भी सामना करना पड़ा। मुआशी से मुराद है माली।
टाइम पे पहुंचने की कोशिश करें बेटे। आजादी के वक्त पाकिस्तान के ज्यादातर इलाके पासमानदा थे। पासमानदा का माना जो तरक्की में पीछे रह गए। नकलो हमल का माना आने जाने के जराए, रेलें, सड़कें, हवाई जहाज वगैरह, और मवासलात की सहूलतें नाकाफी थी। अंग्रेजों और हिंदुओं ने जानबूझकर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को पासमानदा रखा। यहां से वो अपनी फौज के लिए जवान बंद करें बेटे, ये क्या कर रहे हैं, अपनी फौज के लिए जवान तो भर्ती करके ले जाते थे, मगर यहाँ कारखाने और मिलें बंद कर दें। अपना कैमरा, कारखाने और मिलें लगाने की जरूरत महसूस नहीं करते थे। जी बेटे तलहा, क्या बात है? सर जी मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही? आप अपने मोबाइल को चेक करें। सर मैं पीसी पे बैठा हूँ। जी सर मैं पीसी पे हूँ। तो फिर क्यों नहीं स्क्रीन शो हो रही? मैं चेक करता हूँ। जी अब्दुल्ला बड़े, क्या मसला है? अब्दुल्ला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही और स्क्रीन भी नहीं शो हो रही। अच्छा मैं देखता हूँ। हेलो जी देख रहा हूँ। हेलो सर। जी बेटे देख रहा हूँ। जी बेटे अब यस सर, अब शो हो रही है। स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। आवाज भी आ रही है? यस सर। चलो ठीक सर बहुत कम आ रही है आवाज आप। ठीक है। आप अब आएगी आवाज आएगी इंशाल्लाह। ठीक है बेटे, तो जो करें, मुआशी मुश्किलात हम पढ़ रहे हैं। मुआशी का मतलब होता है माली। जी अब्दुल्ला बेटे पहुंच गई आवाज? स्क्रीन ठीक सर है, आपकी नीचे आवाज बहुत कम आ रही है, समझ में नीचे नहीं आ रही। अब आवाज आएगी। स्क्रीन शो होने लग गई सर। ठीक है, आवाज भी पहुंच। नहीं आ रही। जी आवाज भी आ जाएगी, आवाज भी आ जाएगी। मैं देख रहा हूँ एक दफा। आप देखें कि हमें पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को कई मुआशी मसाइल का भी सामना करना पड़ा। अब आ रहा है? आजादी के वक्त पाकिस्तान के ज्यादातर इलाके पासमानदा थे। जी अब्दुल्ला बड़े। सर अब आ रही है आपकी आवाज। ठीक है बेटा, ठीक है साहब, थैंक यू सर। ठीक थैंक यू। नकलो हमल और मवासलात की सहूलतें नाकाफी थी। नकलो हमल का मतलब आने जाने के जराए, रेलें, सड़कें, गाड़ियां वगैरह, ये जो है। बस आप खामोशी के साथ तवज्जो कर। अंग्रेजों और हिंदुओं ने जानबूझकर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को पसमानदा रखा। पसमानदा का मतलब होता है तरक्की में जो पीछे रह गए हूं। बस बेटे खामोशी इख्तियार करें और तवज्जो करें। यहां से वो अपनी फौज के लिए जवान तो भर्ती करके ले जाते थे,
मगर यहाँ कारखाने और मिलें लगाने की जरूरत महसूस नहीं करते थे। इस बदनीयती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की 75% पर्सन जैसे टाट और बोरियां थैले वगैरह बनाए जाते हैं मशरकी बंगाल में पैदा होती थी, मगर पर्सन के सारे कारखाने मगरबी बंगाल में थे। ये वो इलाका था जो हिंदुओं का था और इस पर मुकम्मल कंट्रोल हिंदुओं का था। तकसीम के वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान में कपड़े के 394 कारखाने थे, मगर पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 14 कारखाने आए। बैंकों की कुल शाखें 487 थी, मगर पाकिस्तान के हिस्से में 69 आई। 69 को उर्दू में 69 कहते हैं। इनका भी सारा सरमाया हिंदू अपने साथ ले गए। दरअसल कांग्रेस की साजिश ये थी कि जब पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पर तबाह हो जाएगा तो ये मुल्क चल नहीं सकेगा। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान और भारत में असासों की मुनासिब तकसीम में भी नाइंसाफी से काम लिया। वो हीलों बहानों का मतलब मुख्तलिफ तरीके से इधर उधर की बातें करना, टाल मटोल करना, से पाकिस्तान को उसका हिस्सा देने से गुरेज करते रहे। गुरेज करना का मतलब बचना। उन्होंने पाकिस्तान की मैशत को तबाह करने के लिए हर मुमकिन हरबा का मतलब तरीका इस्तेमाल किया। जी तलहा बड़े बंद करे अपना कैमरा। और पाकिस्तान के असासे तलहा बेटे अपना कैमरा बंद करें। असासे माइक अभी बंद नहीं हुआ जी। मेरा माइक अभी बंद नहीं हुआ। माइक बंद नहीं हुआ? अच्छा, हेलो जी जी बोले। सर मेरा माइक नहीं अभी आपने बंद किया। अच्छा ठीक है, देख रहा हूं। ठीक है बेटा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है फौजी असासों की तकसीम। बरे सगीर की तकसीम के बाद फौजी असासों की तकसीम में भी इंसाफ से काम न लिया गया। हुकूमत बरतानिया ने यह तय किया कि 3 जून 1947 के मंसूबे के मुताबिक भारत और पाकिस्तान में तमाम फौजी असासे 64 और 36, 64 भारत के और 36 पाकिस्तान के फीसद के तनासुब से तकसीम कर दिए जाएं। मुत्तहिदा भारत में 16 असला बनाने वाली
फैक्ट्रियां काम कर रही थी, उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जिसे पाकिस्तान को मिलने वाले इलाकों में बनाया गया हो। भारतीय हुकूमत असला बनाने वाली फैक्ट्री तो क्या, इसकी मशीनरी को पुर्जा भी पाकिस्तान मुंतकिल करने पर आमादा नहीं थी। काफी तकरार का मतलब बासा के बाद तय पाया कि असला बनाने वाली फैक्ट्रियों के हवाले से पाकिस्तान को 60 मिलियन रुपए दिए जाएं, यानी पैसे उनको दे दिए जाएं, जाकर कारखाने लगा लें ताकि वो अपनी असला बनाने वाली फैक्ट्रियां कायम कर सकें। आम फौजी असासों की तकसीम का जो फार्मूला बनाया गया, हुकूमत हिंद ने उसे भी मुस्तरद कर दिया, जिससे हालात मजीद पेचीदा हो गए कि पाकिस्तान को अपने जायज हिस्से से महरूम कर दिया गया। इसके बाद है ज़रूरी मुश्किलात, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रूरी मुल्क है जहां नहरी आबपाशी के बगैर ज़राअत मुमकिन नहीं। तकसीम हिंद के वक्त दरियाओं और नहरों पर अहम हेडवर्क्स भी भारत को दे दिए। हेडवर्क्स जहां से दरिया का पानी रोककर नहरें निकाली जाती है उसे हेडवर्क्स कहा जाता है, जिसके नतीजे में हमारी नहरों का कंट्रोल भारत के पास चला गया। हेडवर्क्स है ही कंट्रोल नहरों का। तो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम ना कमजोर करने के लिए भारत ने फिरोजपुर, दरिया सतलुज, माधोपुर, दरिया रावी, ये दोनों हेडवर्क्स के नाम है, और ये पहला दरिया रावी पे बनाया गया है और दूसरा जो है वो पहला दरिया सतलुज पर बनाया गया फिरोजपुर वाला, और माधोपुर जो है ये दरिया रावी पर बनाया गया है और यह बनाकर यहां से नहरें निकाली गई। हेडवर्क से पाकिस्तान को पानी की फराहमी अप्रैल 1948 में रोक दी। इसको अंडरलाइन कर लीजिए एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इस चाल का मकसद पाकिस्तान के ज़रूरी इलाके को बंजर करना और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम करना था। चुनाचे सिंध ताश माहदा 1960 के तहत दोनों ममालिक के दरमियान पानी की तकसीम का मसला हल हुआ। इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए एमसीक्यूज के लिए। सिंध ताश माहदा कब और किन ममालिक के दरमियान हुआ, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। 3 दरिया रावी, सतलुज और ब्यास भारत को और 3 दरिया सिंध, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को मिले। ये भी एक इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि सिंध ताश माहदे के तहत कौन से दरिया भारत को और कौन से दरिया पाकिस्तान को मिले। सिंध ताश माहदे के तहत कौन से दरिया भारत को और कौन से दरिया पाकिस्तान को मिले। सियासी मुश्किलात, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को कई सियासी मसाइल का भी सामना करना पड़ा। आज़ादी के वक्त कई आज़ाद शाही रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इलाहा किया। उनमें मनावदर, दीर, सवात, जूनागढ़ वगैरह शामिल थी। भारत को इन रियासतों का इलाहा पसंद ना आया और उसने जूनागढ़ पर 9 नवंबर 1947 को कब्जा कर लिया। इसको आप अंडरलाइन करके इसके ऊपर लिख लीजिए एमसीक्यू। कसीरुल इंतखाबी उर्दू में कहा जाता है और इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मारूजी भी इसे उर्दू में कहते हैं, मारूजी एमसीक्यू। एक फिक्रा दिया होता है, उसकी 4 ऑप्शन होती हैं, उनमें से कोई एक दुरुस्त होती है, तो ये इस तरह के फिक्रे को एमसीक्यूज कहा जाता है। तो ये एक एमसीक्यूज हो जाएगा, ये आप पहले से जान। इसी तरह रियासत कश्मीर पर भी भारत ने 1947 के आखिर में कब्जा कर लिया। इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद कायद-ए-आज़म की वफ़ात पर जब कौमें नडाल थी तो भारत ने 17 सितंबर कायद-ए-आज़म की विसाल के 6 दिन के बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद दक्कन पर कब्जा कर लिया। जूनागढ़ पर कब्जा कब है, हैदराबाद पर कब्जा कब है, कश्मीर पर कब्जा कब है, ये तीनों फिक्रे आपकी तवज्जो चाहते हैं। इनको आप अंडरलाइन करके अपनी कॉपी के ऊपर लिखकर इसकी प्रैक्टिस करें। इस तरह कदम कदम पर भारत ने अतीका लिया कर
कदम कदम पर भारत ने पाकिस्तान की इस्तेहकाम के खिलाफ मुसलसल काम किया। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से इलाहा करना चाहते थे। इस गोमगो गोमगो का माना जो सही तौर पर क्लियर ना हो की कैफियत में, 605 वाली कैफियत की कैफियत में रियासत में तहरीक आजादी ने जोर पकड़ा और आजाद कश्मीर का इलाका पाकिस्तान में शामिल हो गया। ये थी बेटा जी इब्तदाई मुश्किलात या इब्तदाई मसाइल जो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को पेश थी, और ये सारे के सारे मसाइल भारत ने पाकिस्तान के लिए खड़े किए। असल मकसद ये था कि पाकिस्तान को, पहले तो उनका मकसद ये था पाकिस्तान को बनने ना दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बन गया। अब उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान को चलने ना दिया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और इंशाअल्लाह अज़ीज ता सुबह क़यामत ये कायम और दायम रहेगा। जरूरत इस अमर की है कि हम पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की इस्तेहकाम और पाकिस्तान की नेक नामी के लिए दिन रात पढ़ाई में मेहनत करें, पढ़ाई तालीम के अंदर मेहनत करें। तालीम वो पहला हथियार है जो कौम को इज्जत अजमत तरक्की बख्शता है। पाकिस्तान बन गया, अब इसका कंट्रोल संभालने के लिए एक बना गवर्नर जनरल और एक बना वजीर आजम। कौन बना गवर्नर जनरल? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। वजीर आजम कौन बना? लियाकत अली खान। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने गवर्नर जनरल बनने के बाद क्या क्या काम किए, आइए तवज्जो कीजिए। पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमात और कारनामे। 14 अगस्त 1947 को कायदे आजम ने गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया। हलफ का मतलब होता है ओहदा संभालना। वैसे 15 अगस्त को है। लियाकत अली खान पाकिस्तान के वजीर आजम मुकर्रर हुए। नौजायदा मुमलिकत, नौजायदा का मतलब नई बनने वाली मुमलिकत का दस्तूरी ढांचा तैयार नहीं था। 1935 के एक्ट, यह बरतानवी हुकूमत ने कानून मुतारिफ करवाया था जिसे इंडिया एक्ट कहा जाता है या कानूनी हिंद कहा जाता है। 1935 के एक्ट में मुनासिब तब्दीलियां करके मुल्क का निज़ाम इसके तहत चलाया गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 13 माह गवर्नर जनरल की हैसियत से जिंदा रहे। इस मुद्दत में आपने अपनी बसीरत और कायदाना सलाहियतों से अहम कौमी मामलात को सुलझाया जिससे पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा हो सका। तो क्या क्या थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कद आवर शख्सियत? कद आवर का मतलब अजीम शख्सियत, कद आवर अजीम शख्सियत। कौन सा एक बच्चा भाग गया ने आजादी के बाद पैदा होने वाली मुश्किलात को आसन तरीके से, आसन का मतलब अच्छे तरीके सुलझाया। हिंदुओं ने पाकिस्तान के लिए हर तरह से मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की, जिनमें असासाजात की गैर मुसावी तकसीम, अब आ रहे हैं, बड़े जल्दी आया करें। हमारी इजाजत। असासाजात का मतलब रुपया पैसा। गैर मुसावी तकसीम, मुहाजिरीन की आबादकारी का मसला और उनके साथ नारवा, नारवा का मतलब नाजायज, नामुनासिब सुलूक, कि उनको मारदार की जा रही थी और लूटा पीटा जा रहा था, ये सारा जो है ये नारवा सलूक। और इंतजामी रिकॉर्ड की बर वक्त नकल हमल शामिल थी कि रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के अंदर था, पाकिस्तान को वो रिकॉर्ड जो है वो बर वक्त नहीं दिया गया कि किससे कितना लेना है, कितना देना है, किसके साथ क्या मामलात हुआ है, किसके साथ क्या मामलात करने हैं, ये सारा रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के अंदर था। लेकिन अभी तक वो पहुंचाया नहीं जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो काम को आगे बढ़ा सके, का आगे चला सके। कायदे ने हालात की नजाकत को भांपते हुए फौरी तौर पर कराची को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनाया। दारुल खिलाफा मरकज होता है। दारुल खिलाफा वो एक खास मुकाम होता है जहां से पूरे मुल्क के निजाम को
सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने अपना माइक बंद किया हुआ है। सर आपने अपना माइक बंद किया हुआ है। ठीक है बेटा जी, आप देखिए आवाज, आप सुनिए, आवाज आ रही है आप, ठीक है। आ रही है आवाज अब? यस सर अब आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। इंतजामी ढांचे की बेहतरी के लिए आपने हिंदुस्तान से अफसरान की मुंतकली के लिए खास गाड़ियां चलवाई, हवाई कंपनी से मुआहदा किया, जैसे सरकारी मुलाजिमीन की नकलो हमल शुरू हुई। इंतजामी ढांचे की बेहतरी के लिए चौधरी मोहम्मद अली की सरकर्दगी में कमेटी बनाई। आपने सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस के मतलब अवामी खिदमत, आम लोगों की खिदमत, सिविल सर्विसेज का इजरा किया और सिविल सर्विस अकेडमी बनाई। आपने अकाउंट्स और फॉरेन सर्विस का आगाज भी किया। बहरी और बरी अफवाज को बेहतर हालात में लाने के लिए हेडक्वार्टर्स बनाए। असला फैक्ट्री का क्याम भी आपके दौर के अंदर हुआ। कायदे आज़म ने दूसरे मसाइल के साथ साथ खारजा पॉलिसी की तरफ भी खास तवज्जो दी। हमसाया ममालिक और दीगर बड़े ममालिक के साथ ताल्लुकात को इस्तेवार किया। इस्तेवार करने का मतलब जोड़ना या कायम करना, जो हमारी खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद में शामिल है। कायदे आज़म की मुदब्बिराना शख्सियत की बदौलत ही पाकिस्तान अक़वामी मुत्तहिदा का रुकन बना। अक़वामी मुत्तहिदा पूरी दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल करने वाला बैनुल अक़वामी इदारा है। क़याम पाकिस्तान के बाद जहां बेशुमार मसाइल थे, वहां तालीम के मैदान में भी कामयाबी हासिल करना जरूरी था। यही वो चीज है जो इंसान को इंसानियत सिखाती है, उसको जिम्मेदारियों से आगाह करती है, उसको आदाब जिंदगी सिखाती है तालीम। कायदे आज़म ने इस मसले की तरफ खास तवज्जो दी। आपने 1947 में पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक़द कराई। आपकी नजर में तालीम का मकसद अखलाकियात की तश्कील था कि तलबा और तालिबात के अंदर अखलाक आदात अच्छे। आपकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान का हर शहरी कौम की भी उसकी खिदमत करे। आपने नौजवानों के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम को लाजमी करार दिया। कायदे आज़म के जिस्म में जब तक जान रही, उन्होंने पाकिस्तान की हर मुमकिन खिदमत की। खराबी सेहत के बावजूद भी अहम फालों का मुताला करते रहे। अगरचे कायदे आज़म को बीमारी ने बहुत कमजोर कर दिया था, इसके बावजूद आपके हौसले पस्त न हुए, मर्ज को फराज के आड़े न आने दिया। अगर हम ये कहें कि कायदे आज़म ने अपने खून से पाकिस्तान की आबियारी की, आबियारी करना का मतलब सैराब करना, तो बेजा ना होगा। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल इंशाअल्लाह अज़ीज लियाकत अली की खिदमत से लेक्चर का आगाज करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बाकी बातें इंशाअल्लाह अज़ीज कल आपसे होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी